हेलो एवरीवन, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद जी पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, जिसे कॉल भी कहा जाता है। हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन, इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, इसके कितने फेजेज़ हैं, एडवांटेजेस क्या हैं इसके, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस या फिर इसकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, और एंड पे हम इसको कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन। कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग एक अप्रोच है लैंग्वेज टीचिंग और लैंग्वेज लर्निंग की, जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एज एन एड यूज़ की जाती है, यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जाती है। किस चीज़ के लिए? प्रेजेंटेशन, रीइंफोर्समेंट और असेसमेंट के लिए, उस मटेरियल को जो हम लर्न करने वाले होते हैं, यानी कि जो हम सेकेंड लैंग्वेज सपोज दैट या फिर हमारी जो टारगेट लैंग्वेज है उसे हम लर्न कर रहे हैं, उसकी प्रेजेंटेशन, रीइंफोर्समेंट और असेसमेंट के लिए जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को हम एज एन एड यूज़ करते हैं, तो वो जो अप्रोच है तो उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। आमतौर पर ये बिल्कुल वैसा ही तरीकाकार है जैसे हम कंप्यूटर के सामने बैठकर कोई काम कर रहे होते हैं, हम उसमें ड्रिल्स करते हैं, तो वो किस चीज़ में आ जाता है? कॉल में आ जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि हम इसे क्या कहते हैं? कॉल को टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लैंग्वेज लर्निंग भी कहा जाता है, इसे कंप्यूटर असिस्टेंस लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कहते हैं, कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग भी कहते हैं। इसकी दो टेक्नोलॉजीज़ इसमें ना यूज़ की जाती है। कॉल की दो टेक्नोलॉजीज़ हैं, एक है सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज़ इसमें आ जाती हैं, और उसके अलावा इसमें इंटरनेट बेस्ड एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? इसमें जैसे कि स्पेशली डिज़ाइंड वेब्स नहीं होती, तो फॉरेन लैंग्वेज के लिए या फिर सेकंड लैंग्वेज या फिर जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है उसके लिए एक स्पेशली डिज़ाइंड जो वेब्स होती हैं हम वो यूज़ करते हैं। वो स्पेसिफिकली जो इन्वायरमेंट होता है कॉल का, सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उस टारगेट लैंग्वेज के लिए होते हैं, जिसमें लैंग्वेज लर्निंग के लिए ट्यूटोरियल्स होते हैं, ड्रिल्स होती हैं। और इसमें क्या होता है कि हमें कंप्यूटर पे हम जब वो ड्रिल्स कर रहे होते हैं या फिर वो ट्यूटोरियल्स हम ले रहे होते हैं, ट्यूटोरियल वीडियोज़ जो होती हैं वो ले रहे होते हैं, तो आमतौर पर वो कंप्यूटर हमें फीडबैक भी देता है। लेकिन जो इंटरनेट बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, इसमें क्या होता है? जो www है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये लॉन्च हुआ था 1992 में, लेकिन जनरल पब्लिक के अप्रोच में ये आया था 1993 में। इसने कॉल के लिए नए पॉसिबिलिटीज़ के डोर ओपन किए थे। अब वो किस तरह से? इसमें हम ऐसे सॉफ्टवेयर देखते हैं जो कि नेटवर्क होते हैं। सपोज दैट हम लोग पहले अगर देखा जाए तो जब टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं हुई थी, तब क्या होता था कि एक ही बंदा मतलब कि बात कर सकता था, या फिर एक ही बंदा खुद ही कंप्यूटर यूज़ कर सकता था। ज़्यादा मतलब लोग कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते थे, टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन ये डब्ल्यू के लॉन्च होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारी चीज़ें, ऐसे एप्लीकेशंस आ गई हैं, फॉरेन लैंग्वेज लर्नर्स जो हैं या फिर जो सेकेंड लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं, उनके लिए जो बहुत सारी परेशानियाँ वो ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं वेब्स पर, और डिफरेंट वेबसाइट से जाकर हम लोग सर्च कर लेते हैं मटेरियल, और अपने भी उसे सेंड कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके फेजेस कितने हैं। कॉल के, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग के 3 फेजेज हैं। एक है बिहेवियरिस्टिक कॉल, कम्युनिकेटिव कॉल, और एंड पे आ जाती है इंटीग्रेटिव कॉल। बिहेवियरिस्टिक कॉल क्या होती है? बिहेवियरिस्टिक कॉल 1960s और 1970s में फॉल करती है। यानी कि ये एक ऐसी अप्रोच है, ये उस टाइम पे मतलब जब लोग कहते थे कि हम क्या करते हैं? मिमिक करते हैं किसी चीज़ को। सपोज दैट अगर हम किसी चीज़ को बार बार देखें ना, जैसे बिहेवियरिस्ट, इसमें क्या आ जाती है? ड्रिल और प्रैक्टिस आ जाती है। बिहेवियरिस्टिक कॉल में क्या आ जाता है? ड्रिल और प्रैक्टिस आ जाता है। वो किस तरह से? कि जब हम बार बार किसी एक ही चीज़ को देख रहे होते हैं ना, तो उसको मेमोराइज करने में मदद मिलती है। यानी कि इसके जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। पहले नंबर पे क्या है? रिपीटेड एक्सपोजर। जब हम किसी मटेरियल का लेते हैं तो बेनिफिशियल होता है मेमोराइज करने के लिए। दूसरे नंबर पे यानी कि रिपीटेड ड्रिल्स जब हम लेते हैं तो कंप्यूटर जो है, जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं ना, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज लर्निंग में कंप्यूटर की एड ले रहे हैं, कंप्यूटर की मदद ले रहे हैं, तो रिपीटेड ड्रिल्स में कंप्यूटर बोर नहीं होता, ना ही वो हमें बार बार एक ही एक्टिविटी कराने में बोर होता है। मशीन ना ही बोर होती है, और ना ही वो कोई एक इमीडिएट नॉन जजमेंटल जो फीडबैक भी है हमें वो फ़ौरन से मिल जाता है। उसके अलावा इंडिविजुअलाइज्ड बेसिस जो लर्निंग होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद आ जाती है बिहेवियरिस्टिक कॉल में। ठीक है, यानी कि एक तो नंबर ये जो ट्यूटोरियल जो सिस्टम बना होता है ना, वो इस तरह से मतलब कि डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि प्लेटो का सिस्टम है, तो वो उसमें प्लेटो हार्डवेयर यूज़ किया जाता है, और उसमें हम वोकेबलरी ड्रिल्स आ जाती हैं, वो इंक्लूड कर लेते हैं, वो हम सीख सकते हैं, और ग्रामर एक्सप्लेनेशन आ जाती है, ग्रामर की ड्रिल्स आ जाती हैं, ट्रांसलेशन टेस्ट आ जाते हैं, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो हम एट द वेरियस इंटरवल्स हम बहुत सारी चीज़ें उस बिहेवियरिस्टिक कॉल में उन प्लेटो हार्डवेयर और उन सॉफ्टवेयर पर क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं।
1970s में जब बिहेवियरिस्टिक कॉल का एक फाल हुआ था, उसकी यानी कि उसको क्यों रिजेक्ट किया गया था बिहेवियरिस्टिक कॉल को, उसकी दो वजह है। पहली वजह ये है कि बिहेवियरिस्टिक अप्रोच जो है वो थ्योरेटिकल और पेडागोजिकल लेवल पर आकर रिजेक्ट हो जाती है। सेकेंडली, इसका जो इंट्रोडक्शन था वो माइक्रो कंप्यूटर की जो इंट्रोडक्शन था ना, माइक्रो कंप्यूटर जब आ गया था तो उसकी वजह से उसने बहुत सारी जो स्टेजेस थी, नई स्टेजेस के लिए, नए फेजेस के लिए बिहेवियरिस्टिक कॉल जो थी वो सफिशिएंट नहीं थी। फिर हमारे पास आ जाती है कम्युनिकेटिव कॉल। कम्युनिकेटिव कॉल हम पहले जैसे देखा है ना, बिहेवियरिस्टिक कॉल कब इसका टाइम पीरियड कब से रहा है, 1960 से 70s तक। कम्युनिकेटिव कॉल का जो टाइम पीरियड है वो 1970 से 1980s तक। यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती जा रही है वैसे वैसे ही हम लोग कंप्यूटर की हेल्प मज़ीद लेते जा रहे हैं, यानी कि दूसरे दरवाजे हमारे लिए खुलते चले जा रहे हैं। पहले एक चीज़ वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है। पहले बिहेवियरिस्टिक कॉल जब तक पूरा कर रही थी तो ठीक था, लेकिन एडवांसमेंट जितनी ज़्यादा हुई है तब हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। हमने एक रास्ता अपना लिया कम्युनिकेटिव कॉल का। उसमें क्या आ जाता है, वो है सेकंड फेज़ है कॉल का, यानी कि ये जो कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग है उसका सेकंड फेज़ है, जो कि 1970s से 80s के दरमियान रहा है। और इसे जॉन अंडरवुड ने वो इसके एडवोकेट हैं, उसी ने ही इस अप्रोच को इंट्रोड्यूस करवाया था। 1984 में उसने प्रपोज किया था और उसके मुताबिक अंडरवुड जो है वो कहता है कि ये जो कम्युनिकेटिव कॉल है वो फोकस करती है फॉर्म्स को यूज़ करने में। फॉर्म्स ना कि हम जो रीडर है, लर्नर है, वो फॉर्म्स यूज़ करता है, ना कि जो फॉर्म्स हैं वो इंसान को यूज़ कर रही होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इसमें यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग जो है कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, इसमें हम लोग इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली दोनों तरह से ग्रामर को टीच भी कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। और इसमें ओरिजिनल अटरेंसेज आ जाती हैं। ये नहीं है कि हम लोग बस सिर्फ सुनते ही जाएं, नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि खुद से प्रोड्यूस करो। ऐसे यानी कि यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ अब डेवलप हो गई हैं, इंट्रोड्यूस हो गई हैं कि हम अपनी भी अटरेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसका जो है वो जो मॉडल था उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। ये तो एक बहुत अच्छी बात आ गई कि हम नकल नहीं कर रहे, हम मिमिक नहीं कर रहे, बल्कि हम रियल अटरेंस जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये जो जजमेंटल जो स्टूडेंट्स को है वो जज नहीं किया जाता बिल्कुल भी। जो मतलब लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं उन्हें जज नहीं किया जाता, ना ही वो लाइट्स और बल्ब्स जलाकर या फिर वो यानी कि पार्टी पॉप करके ना ही लोगों को फीडबैक दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसमें जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो स्टूडेंट्स के वो फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते। उसके अलावा जो टारगेट लैंग्वेज है हमारी, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि हम लोग नेचुरली हम लोगों को फील होता है कि हम ना अब सच में यहीं पे बैठ के किसी से सीख रहे हैं। क्योंकि जब हम अपनी भी अटरेंसेस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कंप्यूटर पे भी सामने देख रहे हैं, इस तरह हमें एक नेचुरल सा फील होता है। हम लोग को ऐसे नहीं लगता कि हमें बस सिर्फ दिखाया जा रहा है, बल्कि हम कुछ बोल नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें आ जाता है कि इसमें हम सिर्फ बुक्स का ही सहारा नहीं लेते, क्योंकि बुक्स हमें हर चीज़ नहीं प्रोवाइड करती। टेक्नोलॉजी का भी हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद है हमारे पास इंटीग्रेटिव कॉल। इंटीग्रेटिव कॉल जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कम्युनिकेटिव कॉल में थोड़ी सी एडवांसमेंट आ गई हो, यानी कि बिल्कुल वैसा ही तरीका है लेकिन थोड़ा सा एडवांस है हमारे पास इंटीग्रेटिव कॉल का, ठीक है। अब ये जो इसका तरीकाकार है कॉल का, इसमें क्या होता है, इंटीग्रेटिव कॉल जो है वो बेस करती है दो इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर, एक मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी के ऊपर और दूसरा इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। अब हम देखेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने मतलब कि कितने फेजेस देखे हैं। 3 फेजेस देखे हैं हम लोगों ने कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग के। एक था बिहेवियरिस्टिक कॉल, जिसमें रिपीटेड एक्सपोजर होता है, पर्सनलाइज्ड अटेंशन दी जाती है, रिपीटेड ड्रिल्स होती हैं। प्लेटो सिस्टम हम लोग ने यूज़ किया था, फैक्टर्स थे बिहेवियरिस्टिक कॉल के। फिर हमारे पास आ जाती थी कम्युनिकेटिव कॉल, जिसमें हम लोगों ने फॉर्म्स का यूज़ किया था, ना कि ये नहीं कि फॉर्म्स हमें यूज़ कर रही हूँ, हम लोग खुद फॉर्म यूज़ करके बाकायदा अटर करके हम लोग बताते थे। इम्प्लिसिट ग्रामर हम लोग सीखते थे, ओरिजिनल अटरेंसेज होती थी, जजमेंट नहीं होती थी बिल्कुल भी, नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं आते थे, और टारगेट लैंग्वेज ही सिर्फ यूज़ की जाती थी। कोई भी हमारी लोकल लैंग्वेज जो है, नेटिव लैंग्वेज जो है, उसका कोई भी यूज़ नहीं होता था। इंटीग्रेटिव कॉल जो है ये बिल्कुल वैसी है जैसे कि कम्युनिकेटिव कॉल हो, लेकिन थोड़ी सी एडवांस। इसमें हम लोगों ने देखा है कि ये दो इम्पॉर्टेंट जो इसकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं उन पर बेस करती है। नंबर 1 है मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी, नंबर 2 है इंटरनेट। 1 बाय 1 इन्हें देखेंगे। पहले नंबर पे हमारे पास मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी। मल्टीमीडिया
मल्टीमीडिया जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे आजकल हम लोग ना एग्जाम्पलीफाइड जैसे CD-ROM वगैरह ये यूज़ कर रहे होते हैं। वो क्या होता है कि हम इसमें हाइपर मीडिया का यूज़ ज़्यादा करते हैं, लाइक टेक्स्ट का यूज़ होता है, ग्राफिक्स होते हैं, साउंड होती है, उसमें एनिमेशन आ जाती है, वीडियोज़ आ जाती हैं। लाइक जैसे मैं आप ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे और आप सब लोग उसे देख रहे हो। ये बिल्कुल आज का यानी कि एक एडवांस तरीका है और करंट इरा में यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसमें यानी कि जो लर्नर्स होते हैं ना, लैंग्वेज लर्नर्स, वो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, यानी कि माउस के एक क्लिक से ही, यानी कि कंप्यूटर के या अपने मोबाइल फ़ोन्स के या फिर लैपटॉप्स के एक क्लिक से ही वो लोग कहीं से भी कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं और दूसरे को, या फिर जो जो उन्होंने अपलोड किया हुआ है, वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं या फिर वेबसाइट्स के ऊपर वो मटेरियल सर्च कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है यानी कि जो एडवांसमेंट है, एक तो मल्टीमीडिया की टेक्नोलॉजी की थी, दूसरा है हमारे पास इंटरनेट। जो इंटरनेट है, अब इसमें क्या आ जाती है, इसमें इंटरनेट में पहले नंबर पे आ जाती है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। कि अगर जो हम कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर हमने कोई टॉपिक सर्च कर रहे हो तो कुछ भी हम उसको डायरेक्ट ही जाके इंटरनेट पे डाल देते हैं। सर्च इंजन में जब चला जाता है गूगल के, तो वहाँ से हमें डायरेक्ट कम्युनिकेट कर वो जो कोई भी, यानी कि अगर हम अपना क्वेश्चन डालते हैं तो फ़ौरन से हमें उसका आंसर मिल जाता है। बहुत डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उन्होंने अपना मटेरियल जो है लॉन्च किया होता है, तो हम वहाँ से कोई ना कोई जाकर देख लेते हैं। ठीक, उसमें एक तो ये नहीं है कि एक ही बंदा एक टाइम पे कर सकता है, नहीं। हम पूरी क्लास भी अगर एट अ टाइम जाकर, या फिर हमारा पार्टनर क्लास हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी डिस्कशन हो रही हो, एक से ज़्यादा लोग भी उसी चीज़ को एट अ टाइम सर्च कर सकते हैं और उसका आंसर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास CMC क्या होती है, कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन। इसमें यूज़र्स को अलाउ किया जाता है कि वो ना सिर्फ ब्रीफ मैसेज करें, बल्कि वो लेंथी, उनका जो फॉर्मेट है, जो उनका लेंथी डॉक्यूमेंट्स हैं, इतना बड़ा टेक्स्ट है, वो भी आसानी से वो अपलोड कर सकते हैं, या फिर जो उनका कोलैबोरेटिव राइटिंग है, या फिर उनके जो ग्राफिक्स हैं, साउंड्स हैं, वीडियोज़ हैं, कुछ भी हैं, वो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाती है हमारे पास तीसरे नंबर पे, इसमें www जो है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, इसका जो इस्तेमाल था, उसमें हम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ फाइल सर्च कर सकते हैं एट अ टाइम, किसी भी जगह पर बैठकर। उसमें न्यूज़पेपर आ जाते हैं, हम न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, आर्टिकल से, रेडियो ब्रॉडकास्ट से, शॉर्ट वीडियोज़, मूवीज़, हर चीज़ हम एट अ टाइम किसी भी वक्त किसी भी जगह पर हासिल कर सकते हैं। इसकी हमें बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। और उसके अलावा है इसके वर्ड, ये जो www है, इस वेब के अलावा जो पब्लिशर हैं, जिन्होंने अपना टेक्स्ट या मटेरियल पब्लिश किया होता है, तो वो दूसरों को भी, यानी कि जनरल पब्लिक के अप्रोच में भी वो दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ख़ास किसी एक के लिए हो, नहीं, वो हर एक के लिए होता है, कोई भी उसे सर्च कर सकता है। ये दूसरा, इसके अलावा इन्होंने टीचर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि ये चीज़ जो थी ना, ये कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, ये टीचर्स में एक तो डिप्रेशन का बाइस था कि वो लोग कहते थे कि हम लोगों का तो अब काम नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, टीचर्स की भी इंपॉर्टेंस है इसमें। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं उन्हें गाइड की ज़रूरत होती है, हर टाइम पे, हर जगह पे उन्हें गाइड की ज़रूरत है। बिल्कुल वैसे ही जब अगर उन्होंने एक्टिविटीज़ या जो हम लोग कर रहे होते हैं, उन्हें असाइन करने के लिए, असाइन टास्क जो है उन्हें कंप्लीट कर कर उन्हें उनके मतलब कि ठीक या गलत का जो चेक करने के लिए, उसके लिए भी टीचर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंस किस चीज़ की है, वो ये है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है इस टेक्नोलॉजी ने, इंटरनेट ने और कॉल ने, वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स की भी तो डिफरेंट टाइप्स होती है ना, क्योंकि स्टूडेंट फोकस्ड क्लास होती है जो कॉल की है, या फिर इंटरनेट की क्लास है स्टूडेंट फोकस्ड होती है। उसमें जो शाय स्टूडेंट्स होते हैं वो भी, उनकी सेल्फ एस्टीम भी हाई हो जाती है, वो भी मतलब कि बहुत ही अच्छे से अपना काम दिखा सकते हैं, वो भी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और जो वो लोग जो लेस एबल स्टूडेंट्स हैं, वो भी एक्टिव पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स जो है वो फील करते हैं फ्री, कि अब उनका जो एनवायरनमेंट है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, तो वो फ्री फील करते हैं। और इससे क्या होता है कि उनका जो नॉलेज है वो भी इम्प्रूव हो जाता है, और उनकी जो भी लर्निंग है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, और वो अपना बेस्ट देते हैं इस टाइम पे आकर। ये इंटरनेट का ये सबसे बड़ा फ़ायदा हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास कि कॉल जो है ये यूज़ होती है फॉर स्किल्स के डेवलपमेंट में। वो किस तरह से, बहुत सारी जो स्टडीज़ हैं उन्होंने ये साबित किया है कि कॉल जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज लर्नर्स, यानी कि लैंग्वेज लर्नर्स जो है उनकी 4 स्किल्स की डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। हमारी 4 स्किल्स कौन सी हैं? लिसनिंग है, स्पीकिंग है,
है, रीडिंग है, राइटिंग है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ने ये साबित किया है कि ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कॉल इन चारों लैंग्वेज जो स्किल्स हैं इनके सीखने के लिए। क्योंकि एक तो जो कॉल प्रोग्राम है वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ उनके क्या आ जाती हैं, स्किल्स आ जाती हैं, ड्रिल्स आ जाती हैं, जो कि हमें फ़ौरन से ग्रामर की ड्रिल्स दे देते हैं, वोकेबलरी की ड्रिल्स दे देते हैं, हम रियल अटेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें हमारी रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग हर चीज़ इंक्लूड हो जाती है और यानी कि हम इसे अच्छे से असेस कर सकते हैं। इसका एक एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है कॉल के? पहले नंबर पे हमारे पास मोटिवेशन। और आप लोगों को पता होगा कि और जब हम स्क्रीन के ऊपर एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स देते हैं या कोई और चीज़ देखते हैं या फिर कुछ भी म्यूज़िक के साथ कुछ सुनते हैं, तो हम एक जो फैंटेसी की वर्ल्ड होती है और रियल वर्ल्ड, इन दोनों के दरमियान जब हम लोग रह जाते हैं तब हमें सीखने में भी मज़ा आता है और हम इनडायरेक्टली लैंग्वेज से ओरिएंटेड भी हो रहे होते हैं और हमारी क्यूरोसिटी भी इन्हेंस हो रही होती है। मज़ीद हम लोग जानना चाह रहे होते हैं कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। यूँ सपोज दैट अगर हम एनिमेटेड मूवीज़ देख रहे हैं इंग्लिश में, तो एक तो वो इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी, दूसरा हमारी लिसनिंग स्किल इंप्रूव हो रही होगी। अगर हम साथ साथ सॉन्ग सुन रहे हैं, साथ साथ अगर हम लोग बोल रहे हैं, तो इस तरह हमारी स्पीकिंग स्किल भी इन्हांस होती जाएगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे है इसका जी एक दूसरा एडवांटेज, ऑथेंटिसिटी क्या है। अब ऑथेंटिसिटी क्या होती है? ऑथेंटिसिटी जो है ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें 4 स्किल्स जो है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इससे हम लोगों का इंटरेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब सपोज दैट हम लोग कोई टेक्स्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी के साथ, तो हम ऑडियंस के साथ या फिर जो भी जिसके साथ भी कम्युनिकेट करेंगे ना, हम टारगेट लैंग्वेज ही यूज़ कर रहे होंगे ना। जब हम टारगेट लैंग्वेज यूज़ करते हैं हर लिहाज से, तो हमारी स्किल्स इंप्रूव हो रही होती हैं, हमारी लर्निंग के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। स्टूडेंट्स जो हैं वो बिलीव रखते हैं कि वो जब कंप्यूटर मेडिएटेड कोई भी उनकी कम्युनिकेशन होती है तो वो उससे बहुत ही फास्टर जो है वो लर्न कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तो यूज़ आ गया। उसके बाद है जी हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। क्रिटिसिज्म हुआ, भाई हर चीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, तो कॉल के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ वो क्या कहता है कि वो लोग जो क्रिटिक्स थे उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी जो है वो लिमिटेड है, जो मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हर टाइम और हर जगह पर इसे नहीं पहुंचाया जा सकता, तो इस वजह से इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो कॉस्ट के प्रॉब्लम्स जो हैं उस वजह से जी टेक्नोलॉजी का लिमिटेड यूज़ हो रहा है। और दूसरा फेयर ऑफ टेक्नोलॉजी है, स्टूडेंट्स में भी टीचर्स में, मोस्टली टीचर्स में टेक्नोलॉजी का फेयर बहुत ज़्यादा है। अब अगर किसी को कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग की थ्रू लैंग्वेज लर्न करवानी है या फिर टीच करनी है, तो पहले तो हमें टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो टेक्नोलॉजी का ये जो फेयर है अभी तक है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? ये जनरेशन गैप की सबसे बड़ी वजह इसकी जनरेशन गैप है। टीचर्स की जो रिलायबिलिटी है वो टेक्स्ट बुक्स के ऊपर है। टीचर्स जो है एक तो वो यूज टू हैं टेक्स्ट बुक से, और दूसरा वो रिलाय सबसे ज़्यादा उसी चीज़ के ऊपर करते हैं। दोबारा से यहाँ पे जनरेशन गैप आ गया कि वो कंफर्टेबल ज़्यादा हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल विद टेक्स्ट बुक्स, ना कि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, नहीं, बल्कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं बुक्स के साथ, टेक्स्ट बुक के साथ। उनका मानना ये है कि कंप्यूटर जो है वो ट्रेडिशनल लिटरेसी जो है उसके ऊपर एक थ्रेट है। ठीक है, लिहाजा वो हैविली दे आर टाइड टू बुक्स। ओके, यही सबसे बड़ी वजह क्या है इसकी? जनरेशन गैप। इसी वजह से जो टीचर्स हैं वो रिलाई करते हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर। टीचर्स रेजिस्टेंट अगेंस्ट कॉल। अब टीचर दोबारा से रेजिस्ट कर रहे हैं कॉल को, वो क्यों? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेज जो हैं वो उनके लिए ज़्यादा आसान है, वो एक्टिविटीज़ उनके लिए ज़्यादा आसान है बनिस्बत ये जो टेक्नोलॉजी की एक्सरसाइजेज हैं या फिर जो टेक्नोलॉजी की एक्टिविटीज़ हैं वो उनको मुश्किल लगती हैं, तो लिहाजा वो उसे रेजिस्ट करते हैं। लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड टाइम फॉर कॉल। अब दोबारा से वही बात आ गई कि पहले हम लोग टीचर्स को ट्रेनिंग दें, फिर वो जाके स्टूडेंट्स को वो टीच करें, इस तरह से लैंग्वेज लर्निंग हो जाएगी कंप्यूटर के थ्रू। लेकिन एक तो एक्सपीरियंस नहीं है, क्यों? दोबारा से वही बात आ गई कि कंप्यूटर का जो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है ना टीचर्स के लिए, तो वो पब्लिश जो सोर्सेज होते हैं यानी कि टेक्स्ट बुक के ऊपर वो ज़्यादा रिलाई करते हैं हर लिहाज से। तो एक तो ना तो इसको टाइम देते हैं, लिहाजा ना जब वो लोग इसे रजिस्ट कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस तो लेंगे ही नहीं, और इतना टाइम भी नहीं होता। वो कहते हैं कि सपोज दैट अगर जो थोड़े टाइम के लिए ही कोई जो जैसे शॉर्ट कोर्सेज करते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि हम लोग बुक्स से पढ़ाएँ या फिर हम टेक्नोलॉजी से पढ़ाएँ, तो इस तरह से टाइम की भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ये तो हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। अब हम देखेंगे इसकी कैटेगरीज क्या हैं या फिर इसके एप्लीकेशन क्या हैं। पहले नंबर पर इसकी फर्स्ट कैटेगरी है कंप्यूटर एज अ ट्यूटर। ये थी बहुत इंपॉर्टेंट और ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के कंप्यूटर एज अ ट्यूटर वो क्या है। ये जो
कॉल प्रोग्राम है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है टीचिंग ग्रामर के लिए, यानी कि इसमें ग्रामर टीच की जाती है इरेगुलर वर्ब्स। सपोज दैट हम लोग ने बहुत सारी गेम्स खेली होंगी या फिर ऐसे आजकल गेम्स भी इंट्रोड्यूस और डिज़ाइन की गई हैं और लॉन्च की गई हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रामर को टीच कर सकते हैं, जिसमें इरेगुलर वर्ब्स आ जाते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल आ जाते हैं, या फिर डिफरेंट वेरिएबल जो टॉपिक्स होते हैं। सपोज दैट गेम्स के थ्रू हम लोगों को वो जो प्रिपरेशन होती है वो आ जाती है, तो उसमें हम लोगों के टेस्ट लिए जाते हैं ग्रामर के। तो ये ऐसी गेम्स जो हैं वो उसमें हम किसके थ्रू लर्न कर रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू लर्न कर रहे हैं, कंप्यूटर हमें टीच कर रहा है। दूसरे नंबर पे आ जाता है, एक तो यानी कि इन गेम्स के थ्रू। दूसरे नंबर पे कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं, प्रोग्राम्स आ गए हैं, वो इंट्रोड्यूस करवा गए हैं जिसमें हम लोग सेकंड लैंग्वेज लिसनिंग आ जाती है कि हम अगर अपनी ही आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे। पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ लिसन कर रहे हैं, मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू हम लोग सिर्फ और सिर्फ सुन रहे हैं। उससे क्या होगी, हमारी लिसनिंग इंप्रूव होगी। जब हम टारगेट लैंग्वेज को, अपनी सेकंड लैंग्वेज को कंटिन्यूसली सुनते रहेंगे तो क्या होगी, उससे हमारी लिसनिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तीसरे नंबर पर हम लोगों की प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं लाइक साउंड्स अमेरिकन है, साउंड्स अमेरिकन कॉन्वर्सेशन, ये ऐसे ऐप्स आजकल डिज़ाइन की गई हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ही बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। उसके अलावा कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं वो भी इसमें इंक्लूड की गई हैं, लाइक वो हमें किस चीज़ में मदद देती हैं, वो बच्चों के लिए हैं या फिर बड़ों के लिए, कोई भी उससे फ़ायदा उठा सकता है, जिसमें ट्यूटोरियल्स दिए जाते हैं वो भी सेकंड लैंग्वेज के। ठीक है, अब जी 5वें नंबर पे हमारे पास जो टेक्स्ट है उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। ये नहीं है कि हमें हमारी सिर्फ लिसनिंग के ऊपर या स्पीकिंग के ऊपर भी फोकस है, नहीं, हमारी राइटिंग स्किल्स के ऊपर भी वो फोकस करते हैं, जिसमें हम लोग वो आ जाते हैं, रीडिंग आ जाती है, लेटर्स लिखने पड़ जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हमें सेंटेंसेस या फिर वर्ड्स बनाने पड़ जाते हैं, पैराग्राफ्स, और हमें पैराग्राफ्स या फिर सेंटेंसेस को मोल्ड करना पड़ जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारी राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव हो जाती है। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं लाइक ये जो गैप मास्टर है या फिर डबल अप। ठीक, अब वोकेबलरी के जो ड्रिल है उसमें भी स्क्रैबल जैसे बहुत ही फेमस आजकल चल रहा है, उससे वो भी तो हम कंप्यूटर से ही लर्न कर रहे होते हैं ना। उसके बाद है जी कंप्यूटर एज स्टिमुलस। अब जी जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कंप्यूटर जो है एक तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप कर देता है, क्यूरोसिटी बढ़ा देता है, एक दूसरा उसके अलावा एक तो जनरल एनालिसिस के अलावा जो ऐसे सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कराए गए हैं जिसमें ट्यूटोरियल्स के थ्रू जो लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं ना, सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और डिस्कशन और राइटिंग जो है वो इन्हांस हो जाती है। ठीक, फिर है कंप्यूटर एज अ टूल, वो भी इसके एप्लीकेशन में आ जाता है कि कंप्यूटर को हम किस तरह से टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम वर्ड को प्रोसेस, यानी कि जो MS वर्ड है ये भी सबसे बड़ा हम लोगों को फ़ायदा किस चीज़ में दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है हमारे पास उसमें हम एट अ चीपर लेवल, ठीक है, यानी कि इतना मतलब कि कॉस्टली भी नहीं है, हम चीप अपने एक वे में बहुत सारे अपना जो एक सर्टन एकेडमिक रिकॉर्ड है या फिर बिजनेस सेटिंग है, प्रोग्राम्स हैं, वो हम लोग हाई क्वालिटी में उसके ऊपर अपना जो वर्ड है वो प्रोसेस कर सकते हैं। ग्रामर चेकर्स जो होते हैं तो वो नेटिव स्पीकर्स के लिए है, ग्रामेटिक फॉर एग्जांपल वो नेटिव स्पीकर्स के लिए है कि उनका जो टू मच यूज़ ऑफ पैसिव्स है ना उसको रोकने के लिए वो लोग मतलब ऐसे जो डिज़ाइन वेब्स जो है या फिर ऐप्स जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं। उसके बाद है जी जब हम जो न्यू लर्नर होते हैं ना, जो अर्ली लर्नर होते हैं, उनके लिए कंकॉर्डेंसिंग यानी कि बहुत सारे जो कॉर्पोरा है या फिर जो कॉर्पस है उसमें एक ही वर्ड का जो रिपीटेटिव यूज़ है ना, एक सपोज दैट कोई हम लोगों ने लिया है एक न्यूज़पेपर, उसमें 1 मिलियन वर्ड्स हैं, उन 1 मिलियन वर्ड्स में हम लोग ने सिर्फ वो वर्ड चूज़ करने हैं, वो वर्ड्स देखने हैं जो बार बार यूज़ हो रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंप्यूटर की हेल्प लेंगे। तो जो अर्ली लर्नर होते हैं उनको तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जो एडवांस्ड लर्नर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है कंप्यूटर के थ्रू उन वर्ड्स को अलग करना जो रिपीटेडली यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। ये तो हो गए इसके एप्लीकेशंस कॉल की। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि जो कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग है ये रिलेटिवली एक न्यू और एक इवॉल्विंग एकेडमिक फील्ड है जिसमें हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है। इसका रोल जो है एक तो ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा शानदार इस्तेमाल जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन के थ्रू या फिर किसी भी और चीज़ के थ्रू अपना कंप्यूटर की हेल्प ले रहे होते हैं सेकेंड लैंग्वेज या फिर टारगेट लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। कंप्यूटर हम लोगों को एक एक्सीलेंट कन्वीनियंस दे रहा है सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के कॉन्सेप्ट के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे एंड होता है, जिसमें हम लोगों ने प्रैग्मेटिक स्किल्स देखी हैं या फिर यानी कि हमारी चारों स्किल्स एक साथ इंप्रूव हो रही होती हैं। ठीक है,
उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।